नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के एनवायरनमेंट दिस वीक प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह की कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरणीय खबरों पर आपसे चर्चा करते हैं, मुख्य रूप से इनके स्टैटिक पोर्शन को ध्यान में रखते हुए। यूपीएससी में हाल ही के एग्जामिनेशन में इस तरह की प्रवृत्तियां देखी गई है कि जो हाल फिलहाल में जितनी भी खबरें चर्चा में रही है उनके स्टैटिक पोर्शन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत की थी। सामान्य तौर से हम 4 से 5 महत्वपूर्ण खबरों को इस प्रोग्राम में कवर करते हैं जो पिछले सप्ताह लगातार चर्चा में रही है। इस बार की हमारी कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं? एक बात करेंगे हम हॉर्नबिल और इंडियन ग्रेट हॉर्नबिल के बारे में भी यहाँ पर बात हो जाएगी। दूसरा हमारा टॉपिक होगा जंपिंग स्पाइडर का। एक जंपिंग स्पाइडर यानी कूदती हुई मकड़ी की एक खोज हुई है कर्नाटका में, तो उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उसका नाम है टेंकाना जयमंगली। तो इसके एक पारिस्थितिकीय महत्व पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। साथ ही आप जानते हैं कि जैव विविधता पर जो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है उसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 16वीं बैठक कोलंबिया में हो रही है, तो इस पर भी विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और फिर बात होगी हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग। हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, खास तौर से जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए हमारे बिल्डिंग किस प्रकार से डिजाइन किए जाने चाहिए, किस प्रकार से उनको निर्मित किया जाना चाहिए, इसी को ध्यान में रखते हुए हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग की बात आ जाती है। इन सभी टॉपिक पर विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको एनवायरनमेंट दिस वीक दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम अपनी पहली खबर को लेते हैं, हॉर्नबिल। हाल फिलहाल में लगातार चर्चा में रहा है। इंडियन ग्रेट हॉर्नबिल का विशिष्ट महत्व है और खासतौर से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में इसको लेकर के कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी मनाए जाते हैं। नागालैंड में एक हॉर्नबिल त्योहार भी मनाया जाता है। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में इसका खासा सांस्कृतिक महत्व भी है। अलग अलग कारणों से ये लगातार चर्चा में रहता है। इसके बारे में सामान्य जानकारी आज हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। जब हम हॉर्नबिल की बात करते हैं तो ये हॉर्नबिल परिवार से संबंधित है, जिसको हम बुसेरो टीडे के नाम से जानते हैं। इसका आवास क्षेत्र की अगर आप बात करें, एक तस्वीर आप यहाँ इसकी देख लीजिए, तो जो आवासीय क्षेत्र है इसका वो उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं। जब हम उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय की बात करते हैं तो उसका क्या मतलब है? जैसे ये पृथ्वी है और पृथ्वी के बीच से इक्वेटर 0 डिग्री इक्वेटर या विषुवत रेखा गुजरती है। इसके उत्तर में 23.5 डिग्री पर कौन सी रेखा है? मकर रेखा है। और दक्षिण में कर्क रेखा है। माफ कीजिएगा, एक कर्क रेखा है और दक्षिण में 23.5 डिग्री पर कौन सी रेखा है? मकर रेखा है। तो ये जो बीच वाला क्षेत्र है, विषुवत रेखा के उत्तर 23.5 डिग्री और दक्षिण में 23.5 डिग्री का पूरा क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इससे ऊपर का जो क्षेत्र है, जो 66.5 डिग्री तक का क्षेत्र है और यहाँ पर दक्षिण में 66.5 डिग्री वाला क्षेत्र है, इसको हम शीतोष्ण कटिबंध के क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और यहां से लेकर के ध्रुवों तक का क्षेत्र शीत कटिबंध का होता है। ये शीत कटिबंध का है, ये शीतोष्ण कटिबंध का है। जब हम उप उष्ण कटिबंध की बात करते हैं तो सामान्यतः जो इसका सीमा रेखा मानी जाती है वो 23.5 डिग्री और यहाँ लगभग 40-45 डिग्री के आसपास का क्षेत्र ये उपोष्ण कटिबंध का क्षेत्र माना जाता है। तो ये हॉर्नबिल की जो अवस्थिति अफ्रीका और एशिया में पाई जाती है, ये उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय अक्षांशों के बीच ही पाए जाते हैं। भारत में हॉर्नबिल की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं और विशेष तौर से पूर्वोत्तर क्षेत्र में हॉर्नबिल प्रजातियों की सबसे अधिक विविधता पाई जाती है। वहां इनकी डायवर्सिटी बहुत ज्यादा है। अगर हम ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल की बात करें, जो भारत में पाई जाने वाली प्रजाति है, तो उसका नाम है बुसेरोस बाइकॉर्निस। क्या नाम है? बुसेरोस बाइकॉर्निस इसका नाम है। और ये भारत के 2 राज्यों का राज्य पक्षी भी है। कौन कौन से राज्यों का राज्य पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल? अरुणाचल प्रदेश और केरल का राज्य पक्षी भी है। ये विशेष तथ्य है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगर हम इनके प्रजातिगत विवरण की बात करें तो विशिष्ट पीले रंग की चोंच आपको देखने को मिलेगी और साथ ही कलगी यानी इनके जो सिर पर बालों की स्थिति देखने को मिलेगी। तो कलगी वाला बड़ा हॉर्नबिल एक प्रजातिगत विशिष्टता को प्रदर्शित करता है। अगर हम इनके रंग की बात करें तो इनका चेहरा और साथ ही इनके पंख और इनकी जो छाती है वो काले रंग की होती है। अगर हम इनके पेट की और पूंछ की बात करें तो वहां पर आपको सफेद रंग भी दिखाई दे जाएगा। अगर
इनकी और विशिष्टताओं की बात करें तो जो मादा हॉर्नबिल होती है उसमें पूर्णतया आपको एक पीला आवरण देखने को मिलेगा। पीली आइरिस यानी आंखों का जो रंग है अंदर से, वो आइरिस का रंग जो है वो पीले रंग का दिखाई देगा, और आंखों के चारों ओर एक पिंक कलर की त्वचा दिखाई देगी, गुलाबी रंग की त्वचा दिखाई देगी। काली पट्टी सहित सफेद पूंछ होती है। जैसे आप देखेंगे कि इनकी जो पूंछ है वो सफेद है, लेकिन उस पर एक काली पट्टी भी आपको दिखाई देगी। इसी प्रकार से अगर पीले सफेद पट्टी और सफेद किनारे वाले पंख भी आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर आपको पीले और सफेद पट्टी और साथ ही काले पंख दिखाई पड़ेंगे। अगर इनके निवास स्थानों की बात करें तो घने सदाबहार वनों में इनका निवास है, और इनकी आवाज की बात करें, इनकी वोकल की बात करें तो गहरे घुरघुराहट की एक जोरदार श्रृंखला के साथ इनकी आवाज निकलती है। अगर हम इनके महत्व के बारे में बात करें तो इनका बेहद ज्यादा सांस्कृतिक महत्व माना जाता है। विशेष तौर से हमारे देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में इनका सांस्कृतिक महत्व विशिष्ट है। पूर्वोत्तर के कुछ जाति समुदायों, विशेष तौर से अरुणाचल प्रदेश की एक जो जनजाति है जिसको हम नेशी जनजाति के नाम से जानते हैं, उसके अंतर्गत इसका विशेष तौर से महत्व माना जाता है, सांस्कृतिक महत्व माना जाता है। उष्णकटिबंधीय वृक्षों के बीजों को फैलाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रकार के पक्षी हैं जो अलग अलग तरह के बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाते रहते हैं। जिस जंगल में घोंसला बनाते हैं वहां की जैव विविधता की समृद्धि और संतुलन का एक महत्वपूर्ण संकेत होते हैं। यानी इनकी उपस्थिति ही अपने आप में पर्यावरण की एक सही स्थिति को, एक उचित स्थिति को प्रकट करती है। नागालैंड में हॉर्नबिल त्योहार भी मनाया जाता है। नागा लोगों के लिए सबसे अधिक पूजनीय त्योहार माना जाता है, सबसे अधिक प्रशंसनीय त्योहार हॉर्नबिल त्योहार उनका माना जाता है। इनके बारे में ये विशिष्ट तथ्य हुए। अगर हम इनकी संरक्षण स्थिति के बारे में जानने की कोशिश करें तो इनकी अलग अलग प्रजातियों को अलग अलग स्टेटस IUCN की रेड लिस्ट में प्रदान किया गया है। यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर की जो रेड लिस्ट है उसके अंतर्गत 62 प्रजातियों में से 26 प्रजाति यानी लगभग 40% प्रजातियों को संकटग्रस्त यानी एंडेंजर्ड दर्जा प्रदान किया गया है, और संकटग्रस्त होने के कगार पर कुछ प्रजातियों को रखा गया है, यानी जो संकटग्रस्त होने के कगार पर है। इस प्रकार की भी कुछ प्रजातियां हैं, जबकि कुछ अन्य प्रकार की प्रजातियां कम चिंताजनक श्रेणी में रखी गई हैं, यानी लीस्ट कंसर्न श्रेणी में रखी गई हैं। अगर हम ग्रेट हॉर्नबिल की बात करते हैं तो IUCN की रेड लिस्ट में उसको संवेदनशील पक्षी माना गया है, यानी वल्नरेबल श्रेणी में उसको रखा गया है। इंडियन ग्रेट हॉर्नबिल की विशिष्टता की बात करें तो उसको संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है, एंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। और अगर उसके साइट्स स्टेटस को देखें, यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा की जो एक सूची रहती है, जो अपेंडिक्स रहता है, उसके परिशिष्ट 1 में इसको रखा गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रोकने के प्रयास किए जाने चाहिए। वहीं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में इसको शामिल किया गया है, यानी इसे सरकार का उच्चतम स्तर का संरक्षण प्रदान किया गया है। अगर इसके सामने उपस्थित खतरों की बात करें तो इसका सबसे बड़ा खतरा यही है कि इसकी ऊपरी चोंच और सिर पर पहनने के लिए इस्तेमाल होने वाले पंखों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। यानी कई जगहों पर, कई सांस्कृतिक मान्यताओं के अंतर्गत सिर पर पहनने वाले जो पंख हैं उसमें इसके पंखों का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इसके मांस और उनके शरीर के अंगों के औषधीय महत्व के कारण अवैध शिकार भी इनका किया जाता है, तो अवैध शिकार के कारण भी इनको खतरा है। वास्तविक हॉर्नबिल हेलमेट के स्थान पर फाइबर ग्लास की चोंच के उपयोग को बढ़ावा देने के अंतर्गत एक संरक्षण कार्यक्रम इनके संख्या को बचाने में विशिष्ट भूमिका का निर्वहन कर सकता है, और इसलिए फाइबर ग्लास की जो चोंच के उपयोग को बढ़ावा देने का जो प्रयास किया गया है इनके संरक्षण को ध्यान में रखते हुए वो काबिले तारीफ है। और अगर हम इनके प्राकृतिक आवास की बात करें तो वो भी कई तरह से खतरे में आ जाता है, जैसे अवैध कटाई, उन ऊंचे पेड़ों को काटना जहां पर हॉर्नबिल पक्षी सामान्य तौर से अपना घोंसला बनाते हैं और भोजन करते हैं, ऐसे पेड़ों का कर्तन करना, उनको काटना भी इनके आवासीय विखंडन में योगदान देता है, और इस प्रकार के खतरे इनके सामने विद्यमान रहते हैं। तो ये बात हुई हॉर्नबिल की। हाल ही में दक्षिण भारत में जंपिंग स्पाइडर की एक प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम है टेंकाना जयमंगली। तो टेंकाना जयमंगली के बारे में सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं। ये जंपिंग स्पाइडर की एक प्रजाति की चर्चा कि यहाँ पर आपके सामने एक ग्राफिक भी प्रस्तुत कर दिया गया है। तो जंपिंग
स्पाइडर साल्टिसिडे परिवार से संबंधित है। अपनी अनोखी शिकार शैली और असाधारण दृष्टि के लिए जानी जाती है। नई प्रजाति की खोज अप्रैल 2023 से ही शुरू हो गई थी। कर्नाटक के देवरायण दुर्ग के जंगलों में जंपिंग स्पाइडर की एक संभावित नई प्रजाति की खोज की गई थी, जिसका नाम है टेंकाना जयमंगली। टेंकाना का क्या मतलब होता है? टेंकाना का कन्नड़ भाषा में अर्थ है दक्षिण, जो दक्षिण भारत में इसके निवास स्थान पर प्रकाश डालता है और बताता है कि दक्षिण भारत से जुड़ी हुई प्रजाति है। वहीं से ये टेंकाना नाम आया है। अगर हम इसकी विशिष्टताओं की बात करें तो जो नर है इस मकड़ी का, अगर नर की बात करें तो नर का रंग पांडा के रंग के पैटर्न जैसा होता है, जो इसका पेट भूरा होता है। और अगर हम मादाओं की बात करें तो भूरे रंग की होती है और उन पर विशिष्ट रंग के पैटर्न होते हैं। आमतौर पर ये जमीन पर ही पाई जाती हैं और अक्सर छायादार छोटी घास और सूखी पत्तियों के बीच रहती हैं। तो छोटी घास और सूखी पत्तियां, आप जानते हैं कि सोयल को फर्टाइल करने में, मृदा के संरक्षण में विशिष्ट भूमिका निभाती है। तो इस प्रकार से आप इनका जैव विविधता के दृष्टिकोण से महत्व जान सकते हैं कि किस प्रकार से ये खाद्य श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण भाग होती हैं। कुछ कीड़े इनको खाते हैं और कुछ इनके द्वारा खाए जाते हैं। सूखी पत्तियों के डिकम्पोजिशन में भूमिका निभाती है, जिससे सोयल फर्टाइल होती है, मृदा लगातार उर्वर बनी रहती है। तो मृदा के संरक्षण में भी इनकी भूमिका होती है। हालांकि जैव विविधता के संरक्षण में इनकी क्या भूमिका है और ये किस प्रकार के आवास को प्राथमिकता देती है, इस पर और ज्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता है। सामान्य तौर से दक्षिण भारत की ही स्थानिक प्रजाति इसको माना जा रहा है। इसका मतलब है कि ये दक्षिण भारत में ही पाई जाती हैं एक्सक्लूसिवली। टेंकाना जयमंगली भारत में स्थानिक प्रतीत हो रही है और बेंगलुरु के पास बन्नेरघट्टा के साथ साथ तमिलनाडु के येरकुडा जैसे क्षेत्रों में इसको देखा गया है। तो ये दो स्थान आप याद रखिएगा। अगर हम इनकी पारिस्थितिकी भूमिका को देखें तो इनका आवास की वरीयता किस प्रकार से रहती है, यानी किस प्रकार के रहने के स्थानों को ये प्राथमिकता प्रदान करती है, साथ ही इनका प्रजनन पैटर्न क्या है और संभावित पारिस्थितिकीय खतरों को समझने के लिए इन पर और अधिक रिसर्च की आवश्यकता है। मकड़ी की हरकतों की तुलना, यानी मकड़ी का जो व्यवहार है उसकी तुलना अन्य जमीन पर रहने वाली कूदने वाली मकड़ियों यानी जंपिंग स्पाइडर से अगर की जाती है तो इसके अद्वितीय अनुकूलन को प्रदर्शित करती है। यानी इसने अपने आप को जिस प्रकार से पर्यावरण के अनुसार ढाला है तो वो अपने आप में विशिष्ट हो जाती है, जंपिंग स्पाइडर और उसकी खास प्रजाति टेंकाना जयमंगली। तो ये बात हुई टेंकाना जयमंगली के बारे में। एक खास बैठक कोलंबिया के कैली शहर में चल रही है, जो कि जैव विविधता पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 16वीं बैठक है। आप जानते हैं कि कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी सीबीडी उसी समय अस्तित्व में आया था जब 1992 में रियो अर्थ समिट के दौरान यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज अस्तित्व में आया था, जिसको हम UNFCCC के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों बैठकों की शुरुआत एक साथ ही हुई थी, लेकिन जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए जो कोप की बैठक है यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक है वो लगातार चलती रही, इसलिए उनकी बैठकों में आपको एक निरंतरता देखने को मिलेगी। हालांकि हर 2 साल पर जैव विविधता पर भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक होती है और हाल ही में इसने विशिष्टता प्राप्त की है, क्योंकि ये समझा जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन की समस्या से लड़ने के लिए जरूरी है कि हम अपनी जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा दें। और जैव विविधता की चाहे समस्या हो और चाहे जलवायु परिवर्तन की समस्या है, ये दोनों समस्याएं आपस में जुड़ी हुई हैं। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 कोलंबिया के कैली शहर में शुरू हो चुका है। जैव विविधता पर अभिसमय यानी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी 1992 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन से ही उत्पन्न हुआ था, जहां पर UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज अस्तित्व में आया था। CBD का उद्देश्य क्या है, यानी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी CBD, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है वैश्विक जैव विविधता की रक्षा करना। जब हम जैव विविधता की बात करता है तो उसका मतलब क्या है? किसी क्षेत्र में अलग अलग तरह की जैविक और अजैविक प्रजातियों की विविधता, यानी जीवों की प्रजाति विविधता, चाहे वो पेड़ पौधों से संबंधित हो और चाहे अलग अलग तरह के जानवरों से संबंधित हो, चाहे उसमें उभयचर हो, चाहे सरीसृप हो, अलग अलग तरह के जानवर। तो किसी क्षेत्र में पेड़ पौधों की, जानवरों की जितनी समृद्ध प्रजातियां होंगी, जितनी अधिक से अधिक प्रजातियां रहने में सक्षम होगी, वो क्षेत्र जैव विविधता के दृष्टिकोण से उतना ही महत्व होगा। और जितना अधिक जैव विविधता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा
उतना ही उसको पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाएगा। इसका मतलब है कि वो क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और संतुलित है, ये भी माना जाएगा। इसलिए जैव विविधता का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो हमें रिफ्लेक्ट करता है, एक स्वस्थ पर्यावरण की तरफ रिफ्लेक्ट करता है। पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना इसका दूसरा उद्देश्य है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लिया एक तालाब है, उस तालाब में पानी भी है, मछलियां पाई जाती हैं, मेंढक भी होते हैं और शैवाल जैसे आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे पौधे भी पाए जाते हैं। जो पौधे क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं, मछलियां पानी में रहती हैं, मेंढक कीड़े खाते हैं। तो इसमें जैविक और अजैविक जीव आपस में इंटरेक्ट करते हैं और न केवल जैविक और अजैविक जीव आपस में इंटरेक्ट करते हैं, हवा पानी के साथ मछलियां और मेंढक इंटरेक्ट करते हैं, अंतः क्रिया करते हैं, बल्कि ये आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं, जैसे खाद्य श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हैं। तो कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र जितना अधिक संतुलित होगा उतना ही बेहतर तरीके से उसकी कार्यप्रणाली चलेगी और पर्यावरण भी अंततः उसके माध्यम से संतुलित होगा। इसलिए पारिस्थितिकी तंत्रों को बनाए रखना, तालाब इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, अन्य उदाहरण भी आप ले सकते हैं, झीलें आप ले सकते हैं, समुद्र का एक खास क्षेत्र भी ले सकते हैं। ये सारे क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के अंतर्गत महत्वपूर्ण होते हैं और इसलिए सीबीडी का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य भी है। जैविक संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा सुनिश्चित करना, दुनिया भर में राष्ट्रीय स्तर पर और ऐसे क्षेत्र जो राष्ट्रीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते, जैसे कि समुद्री क्षेत्र जिस पर किसी भी क्षेत्र का क्षेत्राधिकार नहीं है, वहां पर ऐसे जैविक संसाधन मौजूद हैं जिनके न्याय संगत बंटवारे को सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है और यह भी सीबीडी का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। साथ ही कोप 16 की जो बैठक हो रही है वो कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा में जो टारगेट तय किए गए थे, जो कि कोप 15 की बैठक के दौरान हमारे सामने आया था। कोप 15 की बैठक कहां पर हुई थी, मॉन्ट्रियल में हुई थी और इसके अंतर्गत एक रूपरेखा हमारे सामने आती है जिसको हम कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा के नाम से जानते हैं। तो इसमें जैव विविधता के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए 4 गोल सेट किए गए थे और 23 टारगेट को निर्धारित किया गया था। तो इन 4 गोल्स और 23 टारगेट पर हमने कितनी प्रगति की है, इसकी समीक्षा करने का भी दायित्व हम पर आ जाता है और कोप 16 में उसकी समीक्षा भी सामान्य तौर से करने की कोशिश की जाएगी और भविष्य के निर्णय लिए जाएंगे। लगातार ये दृष्टिकोण बल प्राप्त कर रहा है कि जो जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता है, ये दोनों आपस में संगठित समस्याएं हैं और एक दूसरे से गुथी हुई है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे अगर जलवायु परिवर्तन की समस्या घटित होती है तो जलवायु परिवर्तन के कारण जैव विविधता को हानि होती है और जैव विविधता को अगर हानि होती है तो जलवायु परिवर्तन की समस्या और ज्यादा विकट हो जाएगी। वहीं अगर हम जैव विविधता के अलग अलग क्षेत्रों को संरक्षित करते हैं तो उससे हमें पारिस्थितिकी संतुलन को स्थापित करने में मदद मिलेगी, जो अंततः जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने में हमारी मदद करेगा। तो दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई समस्याएं हैं और दोनों ही समस्याएं मानवीय असंवहनीय मानवीय गतिविधियों के कारण है, यानी इस प्रकार की मानवीय गतिविधियों के कारण है जो कि सस्टेनेबल नहीं है, जो हमेशा के लिए नहीं चल सकती है। जैसे मानव ने अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल किया है। जीवाश्म ईंधन से बहुत बड़े स्तर पर ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन हुआ है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हमारे सामने आई और अंततः जलवायु परिवर्तन की समस्या हम फेस कर रहे हैं। इसलिए अगर हम उस प्रकार की मानवीय गतिविधियों पर नियंत्रण लगाए जो जीवाश्म ईंधन पर आधारित हैं और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर बल दें, तो वो जलवायु परिवर्तन के साथ साथ जैव विविधता की समस्या से भी लड़ने में सहायक होगा। तो इसलिए जैसे जैसे लोगों में इन दोनों चीजों के प्रति एक अवेयरनेस बढ़ रही है, जागरूकता बढ़ रही है, तो जैव विविधता को प्रोटेक्ट करने, उसको सुरक्षा प्रदान करने, संरक्षण करने के प्रति भी लगातार जागरूकता बढ़ रही है। तो इन दोनों के लक्ष्यों में समानता भी आती जा रही है। जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता वार्ता के उद्देश्यों और परिणामों में समानता लगातार बढ़ रही है, जो दोनों संकटों से निपटने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता को बताती है। यानी इन समस्याओं से लड़ने के लिए आपको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की आवश्यकता है, एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इस बात पर भी लगातार बल दिया जा रहा है और कोप 16 की जैव विविधता की जो बैठक है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है इस एकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत। इसमें एक लक्ष्य खासतौर से महत्वपूर्ण है जो कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल समझौते के अंतर्गत हमारे सामने आता है। उस लक्ष्य को हम जानते हैं 30x30 लक्ष्य के नाम से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पूरा विश्व वर्ष 2030 तक
पृथ्वी और महासागरों के 30% हिस्से को संरक्षित या संरक्षा प्रदान करने की कोशिश करेगा, संरक्षित करने की कोशिश करेगा, और साथ ही 2030 तक ही ऐसी 30% भूमि और महासागर जो क्षरित अवस्था में है, इसके पुनरुद्धार का प्रयास भी वर्ष 2030 तक किया जाएगा। तो ये दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, इसी को हम 30x30 लक्ष्य के नाम से जानते हैं। कोप 16 की बैठक में इन लक्ष्यों को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, इस पर भी बात होगी और विस्तार से बात करने की कोशिश होगी। साथ ही जिस प्रकार से हमने जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत अलग अलग देशों ने अपनी राष्ट्रीय कार्य योजनाओं को प्रस्तुत किया है, राष्ट्रीय कार्य योजनाओं को नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस के माध्यम से, एनडीसी के माध्यम से प्रस्तुत किया है, उसी प्रकार से जैव विविधता की समस्या से निपटने के लिए भी देशों से अपेक्षा की जा रही है कि वो अपनी राष्ट्रीय कार्य योजनाओं को प्रस्तुत करें, जिनको कहा जाएगा राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियां और कार्य योजनाएं, यानी नेशनल बायोडायवर्सिटी स्ट्रेटजीज एंड एक्शन प्लान्स। तो इनको भी प्रस्तुत किया जाएगा ताकि जैव विविधता की समस्या से निपटा जाए। सीबीडी के 196 पक्षों में से, यानी सीबीडी के अंतर्गत 196 देश आते हैं, उनमें से 32 देशों ने अपने नेशनल बायोडायवर्सिटी स्ट्रेटजीज एंड एक्शन प्लान्स को प्रस्तुत कर दिया है, और बाकी देशों से उम्मीद की जा रही है कि वो कोप 16 की बैठक में जो कैली शहर में चल रही है, इसके बारे में एक विस्तृत कार्य योजनाएं प्रस्तुत करेंगे। साथ ही इन सब के अंतर्गत एक संधि भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसको हम उच्च सागर संधि, हाई सी ट्रीटी के नाम से जानते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? ये इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण रूप से ऐसा है कि महासागर के वे क्षेत्र जहां पर किसी क्षेत्र का, किसी देश का राष्ट्रीय अधिकार नहीं है, उनमें स्थित जैव विविधता को किस प्रकार से संरक्षित किया जाए, उसी को संरक्षित करने के लिए हाई सी ट्रीटी पिछले साल अस्तित्व में आई थी, और जून 2024 की स्थिति के अनुसार लगभग 91 देश इससे जुड़ चुके हैं। लगभग 8 देशों ने इस ट्रीटी को रेटिफाई किया है। जब 60 देश इस ट्रीटी को, उच्च सागर संधि को रेटिफाई कर देंगे, अनुमोदन प्रदान कर देंगे, उसके 120 दिन बाद ये लीगली बाइंडिंग हो जाएगी, यानी कानूनन रूप से इसको लागू करना बाध्यकारी हो जाएगा। आप जानते हैं कि मान लीजिए किसी देश की एक तटीय सीमा है, इस तटीय सीमा से बाहर 200 नॉटिकल माइल्स की जो सीमा होती है, उसको आप किस नाम से जानते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, और इससे बाहर के क्षेत्र पर किसी भी देश का आर्थिक अधिकार नहीं होता है। इस प्रकार का जो समुद्री क्षेत्र है, ये टोटल महासागरीय क्षेत्र का 64% और पृथ्वी की सतह के 50% को कवर करता है, और इसमें बहुत समृद्ध जैव विविधता के क्षेत्र पाए जाते हैं, बहुत समृद्ध जैव विविधता पाई जाती है। तो यहां पर जो जैव विविधता है, पारिस्थितिकी रूप से जिनको संरक्षित करने की आवश्यकता है, उसके बारे में एक संधि करने के लिए, और साथ ही इस जैव विविधता का और यहां उपलब्ध आनुवंशिक संसाधनों का जो बंटवारा है वो देशों के बीच समान रूप से हो, न्याय संगत रूप से हो, उसकी रूपरेखा क्या है, इसको बल प्रदान करने के लिए हाई सी ट्रीटी विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। और इन सभी विषयों पर भी कोप 16 की बैठक जो कैली शहर में चल रही है वो चर्चा करेगी। साथ ही ये जो समुद्री क्षेत्र है, यहां पर भी इस प्रकार की कल्पना की गई है कि जिस प्रकार से भूमि क्षेत्र में हमने राष्ट्रीय पार्क बनाए हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए हैं, भूमि क्षेत्र पर कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संरक्षित करने के लिए, उसी प्रकार से समुद्री क्षेत्र में भी हमें इसी तरह से संरक्षित क्षेत्रों को बनाने की आवश्यकता है, ताकि समुद्री क्षेत्र की जैव विविधता को और आनुवंशिक संसाधनों को बचाया जा सके। ये सारी बातें उच्च सागर संधि के अंतर्गत आती हैं। अब हम देखते हैं कि इस संधि को कार्य रूप प्रदान करने के लिए जरूरी है कि हमें फंड की आवश्यकताएं पूरी होती रहें, वित्त की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें। तो वित्त का प्रश्न विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। जैसे जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए भी वित्त की व्यवस्था करने के प्रयास अलग अलग ग्रीन क्लाइमेट फंडिंग के माध्यम से किए गए हैं। तो जलवायु परिवर्तन के समान ही वित्त जैव विविधता सम्मेलन वार्ता का भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, एक पहलू है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क का लक्ष्य है वर्ष 2030 तक जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष कम से कम $200 बिलियन जुटाना। विकसित देशों से अपेक्षा की जा रही है वो विकासशील देशों को जैव विविधता के प्रयासों में समर्थन प्रदान करने के लिए प्रतिवर्ष कम से कम $20 बिलियन का योगदान दे, यह उनसे अपेक्षा की जा रही है। साथ ही जो हानिकारक सब्सिडी अलग अलग देशों द्वारा अपने विभिन्न कार्यक्रमों के
अंतर्गत प्रदान की जाती है उस हानिकारक सब्सिडी को भी हटाना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि अलग अलग देशों द्वारा अपने आर्थिक विकास के लिए ऐसी ऊर्जा योजनाओं को अगर बढ़ावा दिया जाता है जो जीवाश्म ईंधनों पर आधारित है, जो अंततः ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देते हैं, तो इस प्रकार की हानिकारक सब्सिडी को भी हटाए जाने की आवश्यकता है और वर्ष 2030 तक इसकी वैल्यू बढ़ करके $500 बिलियन होनी चाहिए। यानी जो हानिकारक सब्सिडी दी जाती है वो उसकी जो वैल्यू है $500 बिलियन तक अगर है, $500 बिलियन तक अगर हम इस हानिकारक सब्सिडी को हटाने में सक्षम हो जाते हैं तो बहुत बड़ी फंडिंग की आवश्यकता को स्वतः ही पूरा कर लिया जाएगा। इसका मतलब यह है और जलवायु परिवर्तन और साथ ही जैव विविधता संरक्षण के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थिति हम प्राप्त कर लेंगे। इसके अलावा कोप 16 की जो बैठक होने वाली है उसमें कई तरह के फंडिंग मैकेनिज्म यानी वित्त पोषण से संबंधित जो मैकेनिज्म है, जो तंत्र है, उसको भी स्थापित करने पर बात हो सकती है। जैसे एक जैव विविधता कोष बायोडायवर्सिटी फंड को स्थापित करने पर बात हो सकती है। इसी प्रकार से एक नए वित्त पोषण तंत्र, एक न्यू फंडिंग मैकेनिज्म को बनाने पर भी बात हो सकती है। जिस प्रकार से कार्बन क्रेडिट की व्यवस्था खड़ी की गई है जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए, उसी प्रकार से जैव विविधता क्रेडिट की भी व्यवस्था विकसित करने पर विचार कोप 16 की बैठक में हो सकता है। एक और टॉपिक लगातार चर्चा में चल रहा है जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से निपटने के लिए और खास तौर से इस प्रकार से गृह निर्माण करने के लिए जो कि जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने में सहायक हो। आप जानते हैं कि जो कॉन्क्रीटाइजेशन है ये ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में भूमिका निभाता है और साथ ही वैश्विक तापन की समस्या को कई तरह से गुणित भी करता है, अभिगुणित कर देता है, कई गुना उसको बढ़ा देता है। जिस प्रकार से शहरी क्षेत्रों में लगातार कंक्रीटीकरण हुआ है उससे हीट ट्रैप हो जाती है इन क्षेत्रों में और हीट आइलैंड जैसी स्थिति हमें देखने को मिलती है। इसके अंतर्गत, इसके समाधान के अंतर्गत हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग का विशिष्ट महत्व है। तो हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग क्या होते हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग ऐसी बिल्डिंग होती है जो जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए, उसको कम करने के लिए डिजाइन की जाती है, ऐसी बिल्डिंग होती है। इसके अंतर्गत इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है कि बिल्डिंग से कम ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन हो। ग्रीन हाउस गैसेस की जब हम बात करते हैं तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड आ जाते हैं। तो नाइट्रस, ये चार प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस मानी जाती हैं। तो इनका उत्सर्जन बिल्डिंग से कम हो इस प्रकार से डिजाइन की जानी चाहिए बिल्डिंग। उसी तरह से इनमें ऊर्जा और पानी का भी न्यूनतम उपभोग सुनिश्चित किया जाए, पानी को रिसाइकल्ड किया जाए, इस प्रकार की व्यवस्था अपनाई जाए, इनकी परिचालन लागत भी कम हो और ये सारी व्यवस्था बनकर के जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटे। इससे हम कई प्रकार के वित्तीय लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम इस प्रकार की बिल्डिंग को निर्मित करने में सक्षम हो जाते हैं तो ये हमारे आसपास की संपत्ति के मूल्य को बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये हमें इस प्रकार की व्यवस्था की तरफ ले जाते हैं जिससे मानव शरीर पर और ओवरऑल हमारे पर्यावरण के कारण मनुष्य पर किसी प्रकार की हानि नहीं होती। साथ ही इस तरह की बिल्डिंग में यूटिलिटी बिल जो है, उपयोगिता बिलों को भी कम किया जा सकता है। जो कार्बन फंडिंग की अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं खड़ी की गई हैं ताकि हम कम से कम कार्बन उत्सर्जन करें, उस वित्त तक हमारी पहुंच को भी स्थापित करती है अगर हम इस प्रकार के कदम उठाते हैं बिल्डिंग बनाने के अंतर्गत। तो कार्बन वित्त पोषण तक भी पहुंच प्रदान करती है जिससे अलग अलग तरह के व्यवसायों और निवासियों के लिए हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग एक आकर्षक चीज बन जाती है, एक आकर्षक पहलू बन जाता है। अगर हम वैश्विक नीतियों की बात करें तो यूरोपीय संघ के साथ साथ अमेरिका सहित दुनिया भर की सरकारें इमारतों में लगातार एनर्जी एफिशिएंसी की स्थिति को बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए नीतियों को लागू कर रही हैं। जैसे यूरोपीय संघ द्वारा ग्रीन डील योजना को शुरू किया गया है, इसी प्रकार से एनर्जी स्टार योजना को आप देख सकते हैं और हरित बिल्डिंग को का एक रैंकिंग सिस्टम भी स्थापित किया गया है जिसको हम लीड के नाम से जानते हैं, जो कि लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंट डिजाइन, जो एक प्रकार का रैंकिंग सिस्टम है जो अलग अलग तरह की रैंकिंग प्रदान करता है अलग अलग तरह की बिल्डिंगों को। तो इस प्रकार की योजना से भी हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग को आगे बढ़ावा देने और उसको आकर्षक बनाने के प्रयास लगातार चल रहे हैं। भारत ने भी इसके अंतर्गत कुछ पहल की है। भारत ने ऊर्जा कुशल भवनों को बढ़ावा देने के अंतर्गत एक ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता निर्मित की है। साथ ही गृह योजना भी शुरू की गई है जो कि एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए हरित रेटिंग प्रदान करती है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को आप जानते ही हैं, जो भारत की पहलों को एकीकृत करता है।
इसके अलावा कुछ स्थानीय प्रोत्साहन भी प्रदान किए गए हैं, जैसे हैदराबाद, नोएडा, पुणे जैसे शहर ईसीबीसी यानी ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता मानकों को पूरा करने वाले भवनों को लगातार प्रोत्साहन प्रदान कर रहे हैं। उसी तरह से पारंपरिक और उच्च प्रदर्शन भवनों के बीच प्रारंभिक लागत भी लगातार कम हो रही है। यानी जो पहले पारंपरिक भवन होते थे, ट्रेडिशनल भवन होते थे, और जो अब भवन बन रहे हैं, उनके बीच पहले लागत का अंतर बहुत ज्यादा होता था। अब ये लागत का अंतर भी धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है। इसके कुछ सफल उदाहरण है, जैसे इन्फोसिस जैसी कंपनियों ने ऊर्जा कुशल डिजाइनों को एकीकृत किया है, इंटीग्रेट किया है, और परिणाम स्वरूप ऊर्जा में पर्याप्त कमी आई है, ऊर्जा उपभोग में कमी आई है, और लागत में भी उनको काफी बचत हुई है, कॉस्ट इफेक्टिव भी वो साबित हुए हैं। इसी तरह से अगर वित्त पोषण की आवश्यकताओं को पूरा करने की बात करें तो ग्रीन बॉन्ड और जलवायु केंद्रित फंड एचपीबी यानी हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकते हैं और प्रारंभिक लागतों की भरपाई करने के साथ साथ टिकाऊ निर्माण प्रथाओं को भी बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। सारे पॉइंट मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से विशेष रूप से आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस पूरे काम में बाजार की भागीदारी को भी स्थापित किया जा सकता है। डेवलपर्स कार्बन बाजारों में शामिल होकर के और स्थिरता लक्ष्यों के साथ संरेखित तालमेल बिठाते हुए वित्त पोषण प्राप्त करके एचपीबी यानी हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग को वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार कर सकते हैं, इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में सुधार कर सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक हमारे हुए। अब हम इनसे संबंधित एक एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार इंडियन ग्रेट हॉर्नबिल किस अनुसूची में रखा गया है? आपके ऑप्शंस हैं अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 1 या अनुसूची 4। अगला प्रश्न है टेंकाना जयमंगली भारत के किस क्षेत्र में देखी गई है? बंगलुरु का बन्नेरघट्टा, तमिलनाडु के येरकुडू, ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं जैव विविधता पर COP16 की बैठक का आयोजन कहां हो रहा है? आपके ऑप्शंस क्या है? कोलंबिया, वेनेजुएला, मेक्सिको और बोलिविया। ये सारे लैटिन अमेरिकी देश हैं। उच्च प्रदर्शन भवनों यानी हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? निर्मित भवनों की संख्या में वृद्धि करना, संपत्ति के मूल्यों को कम करना, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना या ऊर्जा खपत बढ़ाने के लिए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देने हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूरी उम्मीद है कि आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। साथ ही आपको, जैसा कि अभी आपको बताया गया कि 26, 27 और 28 अक्टूबर को आपके लिए दिवाली का विशिष्ट उपहार है और सभी वैकल्पिक विषयों के ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर भी आपको 26 से 28 अक्टूबर को 40% का डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए अभी डाउनलोड कीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप और साथ ही आप इन नंबरों पर भी कॉल कर सकते हैं और इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो दिवाली पर इस डिस्काउंट को लेना बिल्कुल न भूलें। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।